भूतिया घर। ये कहानी है सोनाली और रमेश की। वो ट्रेन से अपने गांव जा रहे थे। ट्रेन एक जगह रुकी हुई थी। वे नीचे पानी पीने के लिए उतरे। थोड़े दूर आगे बढ़े कि ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन छूट गई। उनका सामान भी ट्रेन में ही रह गया। अब वे कहाँ जाए और क्या करे, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोनाली रमेश से बोलती है, रमेश अब हम क्या करें, कहाँ जाए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोनाली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कुछ भी करके घर तक खबर पहुंचानी होगी। एक काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं, रहने का ठिकाना जरूर मिल जाएगा। सोनाली और रमेश आगे जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है। वे सोचते हैं कि वहीं रुक जाए। वे अंदर जाते हैं पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। सोनाली रमेश से बोलती है, रमेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये घर किसका है, चलो न यहाँ से चलते हैं। अरे सोनाली, तुम बेकार में ही डर रही हो, एक दिन की तो बात है। चलो आओ अंदर चले। दोनों अंदर जाते हैं। एक जगह सोफा रहता है। वे वहां बैठते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं, अचानक से बिजली कड़कने लगती है। अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। सोनाली और रमेश दोनों डर जाते हैं और डर के भागने की कोशिश करते हैं, पर भाग नहीं पाते। अंदर के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वे दोनों का मन नहीं मानता। वे अंदर जाके देखते हैं तो एक आदमी खून से लथपथ बैठा होता है। रमेश उससे पूछता है, भाया, तुम कौन हो? क्या ये घर तुम्हारा है? हमें एक दिन के लिए इस घर में रहना था। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। क्या तुम इस घर में रहने आए हो? अपनी मौत को तुम लोग ने खुद बुलावा दिया है। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, सब के सब मरोगे। इतना कह के वो आदमी गायब हो जाता है। रमेश और सोनाली बहुत डर जाते हैं और भाग के कमरे से बाहर आ जाते हैं और बाहर सोफे पर बैठ के सुबह होने का इंतजार करते हैं। बैठे बैठे रमेश की आंख लग जाती है। अचानक सोनाली हवा में उड़ने लगती है और घर में इधर उधर भटकने लगती है और जिस कमरे में वो आदमी होता है उसी कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह होता है। रमेश सोनाली को हर जगह ढूंढता है। वो बहुत डर जाता है। तभी सोनाली उसी भूतिया कमरे से चल के बाहर आती है और बोलती है, अरे रमेश, तुम उठ गए, चलो घर जाते हैं, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कल तक तो ठीक था। तुम ठीक तो हो ना सोनाली? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज को क्या होगा, चलो चलते हैं। इतना कह के सोनाली और रमेश गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद सोनाली का बर्ताव बहुत बदल जाता है। अजीबोगरीब आवाजें आती, वो अचानक हवा में उड़ने लगती, अपने आप में बड़बड़ाती। रमेश बहुत डर जाता है और एक तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब तांत्रिक बोलता है, देखो, तुम्हारी पत्नी के अंदर एक साया है, तुम उसे उसी घर में लेकर जाओ जहां तुम लोग रुके थे। मैं भी पीछे से आता हूँ। रमेश सोनाली को लेकर जाता है। तब तक तांत्रिक भी वहां पहुंचता है। वो सोनाली से बोलता है, देख, तू जो भी है, तुझे आखिर क्या चाहिए? इस लड़की के शरीर को छोड़ दे, वरना तेरे इस घर को आग लगा दूंगा। तू मेरे घर को जलाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, अब तू बचेगा नहीं, तुम सब मरोगे। अरे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे क्या चाहिए? तू इन लोगों का पीछा क्यों कर रही है? बरसों पहले मेरे पति ने मुझे यही मारा था। मैंने उससे अपना बदला तो ले लिया, लेकिन 40 साल से यही भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी मुक्ति करवा दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। रमेश एक पंडित को बुलवाता है और उसकी मुक्ति के लिए हवन करवाता है और उस घर को छोड़ के चला जाता है। सोनाली का बर्ताव भी ठीक हो गया। अब सब ठीक हो जाता है। जुड़वा चुड़ैल, ये कहानी है बहनों से भी सगी देवरानी और जेठानी की। अगर कोई इन दोनों को देख ले तो हैरान हो जाता है कि ये बहन है क्या। दोनों में बहुत पटता था। उनके पति बाहर रहते थे, दोनों घर में अकेले रहती थी। एक दिन की बात है, सुरभि पूर्वी से बोलती है कि अरे पूर्वी, यार चल ना कहीं बाहर चलते हैं,
बहुत दिन हो गए, हम कहीं सैर सपाटा मारने नहीं गए। हाँ यार, तू भी सही ही कह रही है। घर में रह रह के मानो जैसे मन ही उब गया हो। ठीक है फिर, चलते हैं। यार तू जानती है, वो सावरिया बगीचा है ना, उसके पीछे एक जंगल है। सुना है बहुत सुंदर है। चल वहाँ चलते हैं। दोनों एक साथ जंगल की तरफ जाती है। जंगल सच में बहुत सुंदर था। दोनों देखती ही रह जाती है। तभी वहां से एक नाटा सा तांत्रिक जा रहा था। वे उसे देखती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, सुरभि क्या तू वो नजारा देख पा रही है? लगता है भगवान उसे हाइट देना भूल गए। बेचारा, अब जिसकी जैसी नसीब। हाँ यार, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाती है। तांत्रिक को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है, अरे तुम लोग के अंदर तनिक भी लाज शर्म नहीं है क्या? तुम लोग के मुताबिक भगवान मुझे हाइट देना भूले हैं, पर लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें संस्कार देना भूल गए हैं। पर कोई न, मैं तुम लोग को सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक उन दोनों को श्राप से चुड़ैल बना देता है और वे जहाँ भी जाती अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। वे एक दूसरे को देखते ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, वे सोच में पड़ गई कि अब वे क्या करें। जैसे तैसे वे घर की तरफ जाती है। घर की तरफ जाते ही सभी लोग उन्हें देखकर भागने लगते हैं। और तो और ये डरावनी आवाजें और भी डरा रही थी। सभी गांव वाले उनसे दूर भागने लगते हैं। वे जल्दी से अपने घर में जाती है। सुरभि पूर्वी से बोलती है, अब हम क्या करें पूर्वी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम ये बोले कि हम चुड़ैल नहीं है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। दोनों बहुत उदास हो जाती है। फिर अपने अपने पतियों को फोन करती है और घर बुलाती है। जगन और सुरेश घर जाते हैं, पर वे जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, उन दोनों को देखते ही डर जाते हैं और तुरंत घर से भागने लगते हैं। सुरभि और पूर्वी उन दोनों का पीछा करती है ताकि उन्हें समझा पाए कि वे उनकी पत्नी ही है, पर वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे वे उनके सामने जाती है और सारी बात बताती है और रोने लगती है। अच्छा, तो तुम लोग चुड़ैल नहीं हो? अच्छा, तो तुम लोग रुको। तनिक, हम सारे गांव वालों को बता दे कि तुम लोग चुड़ैल नहीं हो, वरना सब गांव छोड़ के चले ना जाए। सारे गांव वाले तुम लोग से बहुत डर रहे हैं। जगन और सुरेश सारे गांव वालों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उसके बाद सब उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे उस तांत्रिक को बहुत ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। फिर उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ता है। वे उसके अंदर जाते हैं। उन्हें वहां तांत्रिक मिल जाता है। चारों उस तांत्रिक से माफी मांगते हैं और सब ठीक करने की गुजारिश करते हैं। तब तांत्रिक बोलता है, उन दोनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उन दोनों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं इन दोनों को ठीक कर रहा हूँ। तांत्रिक उन दोनों को पहले जैसे कर देता है। अब चारों घर जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक समाज की झलक है। लोग एक दूसरे के कद, रंग, रूप, गुण, स्वभाव सब चीज की तुलना करते हैं और उनका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले की परिस्थिति का तनिक भी आभास नहीं होता और हम उन्हें अपनी वाणी से और दुख पहुंचा देते हैं, जबकि वो पहले से ही इस कारण वर्ष दुखी होते हैं। कृपया ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें। कांजीलाल के पीछे पड़ी चुड़ैल। ये कहानी है कांजीलाल के घर की। कांजीलाल अपनी पत्नी सुरभि के साथ रहता था। वो एक मामूली सी किराने की दुकान चलाता था। एक दिन की बात है, सुरभि अपने मायके गई हुई थी। कांजीलाल घर पर अकेले था। उसका अकेले मन नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास था क्योंकि उसका धंधा भी मंद था। वो सोचा कि थोड़ा जंगल की तरफ घूम के आते हैं। वो जंगल की तरफ गया। वहां की प्रकृति को देखकर कांजीलाल इतना खो गया कि जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वो इधर उधर देखने लगा। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहां से बाहर जाए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी है? कौन है वहां पर? जो भी हो सामने आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करिए। वो डर के मारे भागने लगता है, पर मानो वो दौड़ रहा हो।
लेकिन आगे ना बढ़ पा रहा हो। वो बहुत परेशान हो गया कि अब वो क्या करे। फिर अचानक उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है और एक चुड़ैल सामने आती है। कान्जीलाल उसे देखकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तब वहाँ कोई नहीं था। उसे लगता है कि हो सकता है ये मेरा वहम है, लेकिन उसे फिर कोई आवाज सुनाई पड़ती है। अब फिर चुड़ैल सामने आ जाती है। कान्जीलाल डर जाता है और कहने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब तक फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और फिर सामने नहीं आती। कान्जीलाल किसी भी तरह रास्ता खोजता है और घर जाता है। घर जाके सोने की कोशिश करता है, पर मानो जैसे उस चुड़ैल का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा हो। अगले दिन सुरभि घर आती है। वो देखती है कि कान्जीलाल बहुत परेशान है। वो पूछती है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मैं क्या बताऊं, सुरभि कल से कुछ ठीक नहीं हो रहा। कांजीलाल सारी बात सुरभि को बताता है। क्या मेरे ना रहने पर इतना कुछ हो गया? अब हमें क्या करना चाहिए? तब तक फिर वही आवाज सुनाई पड़ती है। वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। पड़ोस में एक चाची रहती थी। वे दोनों उनके घर जाते हैं। चाची सोई हुई थी। वे उन्हें उठाते हैं। चाची उठती है और बोलती है, अरे तुम लोग, क्या बात है? कांजीलाल, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम लोग को? कांजीलाल सारी बात चाची को बताता है। चाची सुन के बोलती है, यह कोई वहम नहीं, ये हकीकत है कांजीलाल। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना होगा। देखो कांजीलाल, तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ तुमने चुड़ैल को देखा था। मैं जानती हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, पर तुम्हें हिम्मत करके जाना होगा। अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगर चाची आप हमारे साथ चलेंगी तो हम हिम्मत करेंगे जाने का। चलिए, भगवान का नाम लेके चलते हैं। तीनों लोग जंगल की तरफ जाते हैं और उसी जगह जाते हैं जहाँ पर चुड़ैल दिखी थी। वे वहीं रुकते हैं। तब तक फिर वही आवाज सुनाई देती है। तब चाची बोलती है, तुम कौन हो? सामने आओ और हमें डराना बंद करो। तब तक चुड़ैल सामने आती है। सब डर जाते हैं, लेकिन हैरान भी हो जाते हैं। चुड़ैल सामने आते ही रोने लगती है और बोलती है, देखिए, आप लोग मुझसे डरिए मत। मैं आप लोग को कुछ नहीं करूंगी। बस मेरी एक इच्छा है, उसे अगर आप लोग पूरा कर देते तो मैं मुक्त हो जाती। मेरी विनती है आप लोग से, मेरी मदद करिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? बताओ, पर एक शर्त है, फिर तुम हमें परेशान नहीं करोगी। मेरा नाम सरिता था। मैं जबलपुर की रहने वाली थी। मैंने एक संकल्प लिया था कि महायज्ञ करवाऊंगी और 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। पर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई। मेरी यही इच्छा थी कि मेरे नाम से कोई यज्ञ करवा दे और 100 गरीबों को खाना खिला दे। मुझे फिर मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मैं बहुत लोग के सामने गई थी, पर लोग मुझे देखकर डर के भाग जाते थे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझे इस अवस्था में नहीं रहना। ठीक है, ये तो पुण्य का काम है, हम कर देंगे। अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो। तीनों घर जाते हैं और अगले ही दिन महायज्ञ करवा के 100 गरीबों को खाना खिला देते हैं और सरिता की मुक्ति के लिए भी पूजा करवा देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। सब सुखी से रहने लगते हैं। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक थी। मेरी आपसे विनती है कि इस कहानी को दिल और दिमाग पर न ले।